हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधुसूदन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन ये वो पेशा नहीं है जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। मैंने बीए कर ली थी, उसके बाद काम ढूंढने लगा था। जैसे कि सब सपने देखते हैं, मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं किसी बड़ी कंपनी में काम करने लगूंगा, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन बेरोजगारी की मार जब आप पर पड़ती है ना, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। मैं कई जगह नए नए काम ढूंढ रहा था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिल रही थी। मुझे लग रहा था मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल मेरे साथ ट्रक पर, मैं तेरे कुछ रुपए बनवा दूंगा। मैं उसके साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर गया था और इस तरह मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए। फिर मैं ट्रक सीखने लगा। उसने मुझे ट्रक चलाना भी सिखाया, इसी के साथ मेरा लाइसेंस बनवा कर भी दिया। मैं जिस जगह काम कर रहा था वहाँ इतने रुपए नहीं बनते थे। ट्रक चलाने पर ज़्यादा रुपए बन रहे थे और धीरे धीरे मैं यही काम करने लगा। लेकिन ये मेरी पसंद का काम नहीं था, ये मजबूरी वाला काम था। और जैसे जैसे साल बीतते गए मैं समझता गया, आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, बल्कि मजबूरी में किए हुए काम धीरे धीरे आपको कमज़ोर बनाते चले जाते हैं। मैं भी कमज़ोर बनता चला जा रहा था। घर की गरीबी को दूर करने के लिए मैं इतनी कड़ी मेहनत करता जा रहा था कि समय निकलता गया और मैं समझ ही नहीं पाया। जब मेरी उम्र 32 साल की हो गई थी, तब मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई लड़की की तलाश कर रहे थे। लेकिन जो भी रिश्ता हमारे घर तक पहुंचता, लड़की वालों को ये पता लगता कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, वो मना कर देते। मैं समझा भी नहीं पाता कि मैं अच्छे खासे रुपए कमा रहा हूं, लेकिन ये मजबूरी धीरे धीरे मेरी उम्र को चूसती जा रही थी। मैं तो कई कई हफ्तों के लिए घर से दूर रहा करता था, लेकिन घर आकर अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगा था। मेरी उम्र 35 से 36 साल हो गई है, आप मेरी शादी कब करोगे? मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे, वो लड़की वालों से अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, इसीलिए धीरे धीरे रिश्ते आने भी बंद हो गए। लेकिन मैं जो हमेशा से ये सपने सोचे हुए था कि मैं कम से कम 5 बच्चे करूँगा, एक खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा, मेरे वो सपने टूटते जा रहे थे मेरे इस काम के कारण। और मजबूरी देखिए, मैं वो काम भी छोड़ नहीं सकता था। अगले 4-5 सालों तक मैं समझ गया मेरी शादी नहीं होगी। घर में कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। जितने रिश्तेदार थे वो सब कह रहे थे तुम्हें ये काम छोड़ना होगा। जितने भी रिश्ते आए, लड़की वाले यही कह रहे थे कि लड़का लड़की के पास रहना चाहिए। तुम तो बहुत लंबे लंबे समय तक घर से दूर रहते हो, तो घर वालों का ख्याल कैसे रखोगे, उनकी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे? मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मेरी आंखें जैसे बड़ी बड़ी लटकी लटकी सी होने लगी थी। मैं बूढ़ा महसूस करने लगा था। मैं शादी करना चाहता था। मैं चाहता था कोई भी लड़की किसी भी तरह की मिल जाए, बस मेरी शादी हो जाए। और जब आप मजबूर महसूस करते हैं, आपकी किस्मत भी मजबूर होने लगती है। शायद इसीलिए अब लड़कियां मुझे देखते ही मुझसे दूर होने लगती। मैंने कोई दोस्त लड़की भी जिंदगी में कभी नहीं बनाई जिससे मजबूरी भरी बातें करके मैं उसे इमोशनल कर पाता कि मुझसे शादी कर ले, मेरी शादी नहीं हो रही। कोई लड़की दोस्त थी ही नहीं मेरी। मुझे लगा मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करेंगे। अरेंज मैरिज तो मेरी होने वाली नहीं, शायद मेरी लव मैरिज हो जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा तरसा तरसा सा रहा करता था मैं ट्रक लेकर जिस भी राज्य में गया होता, कोई भी जान पहचान वाला, उस सामान का मालिक जो मैं डिलीवर करने के लिए जाता, मैं हर किसी से यही कहा करता, मेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या आप लड़की का सुझाव देंगे, मेरी शादी करवा देंगे? मैंने कई रुपए बर्बाद किए। कई ऐसे शादी के कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले लोग, कई ऐसी कंपनीज जैसे शादी.com, मैं अपना बायोडाटा डालता चला जाता, लेकिन शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता। शायद मेरी वो इकलौती आईडी थी जिसमें कोई रिश्ता नहीं आया था और उम्र बीतती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा उदास महसूस करने लगा था। जब भी ट्रक चलाता, पास से कोई नवविवाहित जोड़ा निकलता ना,
मेरा मन करता अंदर से दारू की बोतल उनके सर पर छोड़कर मारूं। सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? वो कहते हैं ना, इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे होते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी नई शादी के लिए कोई गाड़ी जा रही है जिस पर फूल लगे हुए हैं, डोली वाली वो गाड़ी, आखिर उसके बारे में सब अच्छा ही सोचेंगे ना? मैं अच्छा नहीं सोचा करता था। ऐसी फूलों वाली गाड़ी को देखकर मेरा मन करा करता था कि मैं उसे टक्कर मार दूं। मैं अंदर से बद्दुआएं दिया करता था, इसका टायर पंक्चर हो जाए, यह गाड़ी यहीं पर खराब हो जाए, पहुंच ना पाए, इसकी शादी ना हो पाए। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं मन में सोचा करता था पूरी दुनिया के साथ अच्छा ना हो। मैं तो ज्यादातर अपने रुपए भी अपने ऊपर खर्च करने लगा था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जवान दिख पाऊं। अच्छे अच्छे कपड़े पहना करता था। मेरे साथी ट्रक ड्राइवर जितने भी थे ना, वो सब बहुत ज्यादा परेशान रहा करते। उन्हें महंगाई तंग किया करती थी, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर रुपए कपड़ों के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर इस्तेमाल किया करता। हमेशा जवान लगने की कोशिश करता कि मेरी किस्मत में भी कोई ना कोई लड़की तो होगी जो मेरी जिंदगी संवार देगी। बस ये सपने लिए हर बार नए ट्रिप पर निकलता था मैं, ट्रक को लेकर सामान कहीं डिलीवर करने के लिए। इस बार भी मध्य प्रदेश के रास्ते से मैं गुजर रहा था। रात का वक्त था, लगभग 1 से 2 बजे का। मैं रात को सोया नहीं करता था, मैं दिन के वक्त सोया करता था। पूरी रात ट्रक चलाया करता था, क्योंकि मेरे मन में वहम था अगर रात के वक्त किसी ऐसी जगह पर मैं सो गया, लुटेरे चोर वहां पर आ गए, मुझे लूट कर चले जाएंगे, मार कर चले जाएंगे। मेरी तो शादी तक नहीं हुई, मैं तो कुंवारा ही मरूंगा। इसीलिए मैं रात को ट्रक चलाया करता था और दिन के वक्त किसी अच्छी जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ट्रक लगाकर सोया करता था। इस बार रात को ट्रक चलाता जा रहा था, मैं चलाता जा रहा था। बहुत समय हो चुका था और ये जो रास्ता था ना, 80 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने वाला था। और मुझे लगा था यहाँ चाहे जो हो जाए, मैं ट्रक नहीं रोकने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने अगर कोई आ गया ना, रोकने की कोशिश करने लगा, मैं सोचूंगा ये लुटेरा ही है, मैं टक्कर मार कर निकल जाऊंगा। किसी ने आगे पेड़ फेंका हुआ ना, ट्रक के टायर बड़े होते हैं, मैं ट्रक ऊपर से गुजार दूंगा, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। कई बार हम ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। एक बार ऐसे ही लुटेरों ने मुझे लूटने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने खिड़कियों पर भी जंगले लगा रखे हैं। कोई भी ट्रक के अंदर नहीं आ सकता। मैंने ट्रक को रोका ही नहीं। 4 लोग थे, पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाकर ट्रक पर चढ़ गए थे, लेकिन मैं ट्रक ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, चारों रास्ते में गिरते पड़ते वहां से चोट खाकर दूर निकले थे। मैं काफी ट्रेंड था और इस बार भी मैं मन में सोचे हुए, मैं ट्रक नहीं रोकने वाला, लेकिन कभी कभी आपकी शरीर की ज़रूरतें आपको रुकने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने सोचा कहीं लाइट होगी तो मैं वहाँ नहीं रुकने वाला, कोई ऐसी जगह जहाँ शायद मैं रुक पाऊँ, क्योंकि मुझे लघु शंका के लिए जाना था। मैं ढूंढ रहा था कोई बाथरूम। प्रेशर इतना ज़्यादा बना हुआ, रुका नहीं जा रहा, टांगे हिल रही थी मेरी और मैं वो सीट गंदी नहीं करना चाहता था। जब हालात मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए, मुझे लगा मेरा ट्रक गीला हो जाएगा। एक जगह मैंने ट्रक रोक ही लिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, पास में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ, 2-3 पुराने टूटे हुए घर दिख रहे थे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, इसीलिए ट्रक रोकना पड़ गया मुझे। जल्दी से मैं ट्रक से उतरा, वो बरगद के पेड़ के करीब गया और वहां जाकर लघु शंका करने लगा। वो समय काफी ज्यादा लग रहा था, क्या करता। मैंने पानी पिया ही बहुत ज्यादा था। लगभग 2 मिनट तक मैं मूदता ही रहा, तब जाकर शरीर को थोड़ी सी शांति का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने नजरें ऊपर करके देखी, सामने वो लाइट लगी हुई थी, वो टूटे हुए घर के ऊपर, और वहां पर बैठी एक लड़की जो मेरी तरफ घूरे जा रही। मैं घबरा गया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां कोई आता जाता ना हो, इस हालात में मुझे कोई देख ना ले। मैं डरा हुआ था। भले ही मेरी पीठ उस लड़की की तरफ थी, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा सा हो गया था और उसके सामने मैं माफी मांगने लगा।
अरे देखिए, माफ़ कीजिए, बस मैं सड़क में कोई बाथरूम ढूंढ रहा था, मिला नहीं और हालत काफ़ी पतली हो गई थी तो मैं इस तरफ आ गया। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती जा रही थी, थोड़ी सी शर्म से अपनी नज़रें भी नीचे की तरफ झुका रही थी। मैं अमूमन किसी से बात करना पसंद नहीं करता जब भी मैं लोड लेकर कहीं दूर जाता हूँ, खास तौर पर ऐसी सुनसान जगह पर। लेकिन मेरी भी एक कमज़ोरी थी, लड़कियों से बात करने का मौका नहीं मिलता था। आज पहली बार मौका मिला। मैं उससे माफ़ी मांगता जा रहा था, वो हंसती जा रही थी, शर्माती जा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा, मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी हलचल सी मचने लगी थी। तभी मैंने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो, किसी को बताना मत, मैं यहाँ पर रुका हुआ था। उसने कहा, मैं किसको बताऊंगी, यहाँ मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, वो मेरे डर को कम कर रही थी या जानबूझकर मुझे मौका दे रही थी। फिर मैंने उससे एक और सवाल किया, तुम यहाँ अकेले रहती हो इतनी सुनसान जगह पर? उसने कहा, नहीं, रहती तो परिवार के साथ हूँ, लेकिन इस समय मेरा परिवार यहाँ नहीं, काफ़ी दूर गया हुआ है, इसीलिए मैं अकेली हूँ। और ये बातें करते हुए वो बार बार ऐसे शर्मा रही थी जैसे कोई पत्नी अपने पति से शर्माती है। वो घर के छत पर चढ़ी हुई थी, इस तरह से शर्मा रही। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली मंजिल से कोई इस तरह से नीचे उतर सकता है। उसने साड़ी पहनी हुई थी, शर्माती शर्माती पहली मंजिल से छलांग लगाकर नीचे इस तरह से आई जैसे मरना चाहती हो, लेकिन जमीन पर थोड़ा सा गिरी थी। उसके माथे पर मिट्टी लग गई थी, फिर भी उठकर खड़ी हुई, मुस्कुराकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने कहा, छलांग लगाने की क्या ज़रूरत थी, घूम कर आ जाती, जिस तरह से चढ़ी थी उस तरह से उतर जाती। उसने कहा, इसी तरह मैं चढ़ती हूँ और इसी तरह से उतरती हूँ। मुझे लगा ये बड़ी मस्त कलंदर सी लगती है, इस तरह से कौन चढ़ता है। लेकिन क्या करता, वो लड़की थी, दिखने में भी ठीक ठाक लग रही थी, मुझसे बातें कर रही थी तो दिल में लड्डू फूटते जा रहे थे। फिर इधर उधर की बातें वो मुझसे पूछने लगी, तुम ट्रक चलाते हो, कहाँ जा रहे थे, कहाँ रहते हो, क्या क्या और करते हो। और मैं उसे जो नहीं भी बताना चाहता था वो भी बताता गया, हर सवाल का जवाब देता गया। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, ना तो मेरी टांगें हिल पा रही थी, ना मेरी आंखें हिल पा रही थी। मैं तो भूल चुका था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा जैसे कोई रिश्ता मेरे घर आया हो और मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर ऐसे बातें कर रही, मेरा दिल पिघला पिघला सा जा रहा था और मैं बहुत समय उससे बातें करता रहा। मैंने भी उससे पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उसने कहा, आज रात के लिए वो बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं अकेली थी, अब यहाँ कौन आने वाला है। लेकिन तुम आ गए, तुम्हारे साथ बातें कर सकती हूँ, तुम दिखने में भी काफ़ी अच्छे हो और मैं वैसे भी कोई ऐसा लड़का ढूंढ रही हूँ जो मेरी जिंदगी को और भी अच्छा बना दे। उसने मुझ पर लाइन मारनी शुरू कर दी और मैं कैसे बताता उसे, इसी दिन का तो इंतज़ार मैं बचपन से कर रहा था। और इशारों इशारों में उसने कहा, चलो तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, घर में कोई नहीं है। मैं कैसे उसे बताता, मैं सपने देखा करता था इस दिन के। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ ले जाने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। शायद यही वो दिन था जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। ये लड़की सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, खुद बुला रही है मुझे अपने घर में, जब उसके घर वाले भी घर में मौजूद नहीं है। वो उन घरों के पीछे एक पुराने टूटे हुए मकान में मुझे ले जा रही थी जिसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई। मैंने उससे कहा भी, ये तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा घर लग रहा है, लाइट नहीं है। उसने कहा, लाइट मैंने बंद कर रखी है, अंदर जाते ही लाइट जलाऊंगी ना, ऐसे तो कोई देख लेगा, गलत समझेगा, चलो मेरे साथ। मैं भी मन में मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे जाता रहा। जैसे ही उस घर के अंदर गया, वो टूटा हुआ दरवाज़ा उसने बंद किया। अंदर धीरे धीरे रोशनी होने लगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ये एक ऐसा बल्ब है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन घर के अंदर रोशनी कर डाली है। वो रोशनी घर के अंदर हुई, उसके बाद मैंने देखा कितना टूटा हुआ सामान, छत भी बहुत बुरी हालत में थी, हर चीज़ टूटी हुई, लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल सही सलामत और खूबसूरत थी ना, इसीलिए मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर उस लड़की ने दरवाजे के पास मुझे खड़ा कर दिया और चलकर सामने की तरफ जाने लगी।
मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक पलटकर उसने मेरी तरफ जब देखा, मैं इस नज़रों को पहचान नहीं पा रहा था। ये लड़की बदल कैसे गई? अभी तो इतनी खूबसूरत थी, सुंदर सी साड़ी पहने हुए, अचानक इसका रूप क्यों बदल गया? वो एक भयानक सी चुड़ैल जैसी लग रही थी और मैंने डर कर जैसे ही पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, मैंने देखा वो दरवाजे पर एक ताला लग गया था। मेरी आंखों के सामने उसने ताला लगाया। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि अब मुझे पूरी रात उस लड़की के साथ मिलेगी, लेकिन अब समझ में आया ये ताला लगा है ताकि मैं भाग ना पाऊं। और वो भयानक चुड़ैल जो हंस रही थी, उसकी हंसी इतनी भयानक, मेरी तो जान निकले जा रही और उसने छलांग लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। शायद वो इस चुड़ैल के रूप में ना आती, खूबसूरत लड़की के रूप में रहती तो मैं वहीं पर खड़ा रहता। वो मुझे नोच कर मार भी देती, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन वो चुड़ैल का रूप धारण करके मुझे मारने की कोशिश कर रही तो मैं डर गया। दरवाजे से मैं भाग नहीं सकता था। सामने खुली एक खिड़की देखी मैंने, जो छलांग लगाई खिड़की से घर से बाहर। मैं भागा ट्रक की ओर। वो पीछे घर के अंदर हंसे जा रही। उसकी हंसी भयानक भी थी लेकिन खूबसूरत भी। ये वो लड़की थी जिसने मुझसे बात की थी। अब मेरी किस्मत ही ऐसी है, वो चुड़ैल निकली। मैं रोता रोता भाग रहा था, दुख भी था, डर भी था। जल्दी से ट्रक में पहुंचा, ट्रक किया मैंने स्टार्ट और ट्रक में भगाने लगा। मैं अब डरा हुआ कम, मायूस ज़्यादा था। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन मुझे क्या पता मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली है कि चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी थोड़ी खुशी भी होगी, किसी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ ये मारने की कोशिश थी। ये गम भरी बातें थी। 30 से 40 किलोमीटर मैं ट्रक चलाता ही रहा था, रोता ही रहा था, दुख भरी वो आहें लेता ही रहा। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी थी, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। ये आवाज़ ने मुझे ऐसा डराया कि ब्रेक पर पैर लगा और अचानक उस जगह मेरा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को पलटने से बचा ही लिया। एक कोने में मैंने जब ट्रक रोका, ये पूरी तरह से वीरान जगह नहीं थी। दूर दूर घरों के ऊपर लगी वो लाइट्स मुझे साफ दिख रही थी। आसपास कई छोटे शहर, कई छोटे गांव होंगे। ये ऐसी जगह थी जहां कभी कभी रुकने का मौका मुझे मिलता था। लेकिन ट्रक के अंदर से ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं इधर उधर झांकने लगा। ट्रक के पीछे की छोटी खिड़की खोलकर मैंने लाइट मारकर देखा, कहीं कोई ट्रक के पीछे तो नहीं छिपा हुआ। ट्रक के पीछे कोई नहीं था। फिर से मैंने आगे देखा, मेरे कान में फिर से आवाज़ सुनाई दी, मुझे ढूंढ रहे हो? आगे पीछे क्यों देख रहे हो? ऊपर देखो ऊपर। ये ऊपर देखो ऊपर शब्द सुनते ही मेरी उंगलियां कांपने लगी, मेरी आंखें कांपने लगी, मेरी टांगें कांपने लगी और मैं कहां कहां से कांप रहा था मैं बता नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने नजरें ऊपर की तरफ की, मुझे वही चुड़ैल का चेहरा उल्टा नजर आया, उल्टा, जिसे देखते ही मैं चीखा और ट्रक छोड़कर बाहर की तरफ भागा। भागते भागते काफी दूरी पर गया। फिर मैंने ट्रक के अंदर देखने की कोशिश की, क्या वो चुड़ैल ट्रक के अंदर है? मैं देखता गया, दूर से लाइट मारकर मैं देखता गया और कानों में आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे ऊपर हूं। मैंने फिर से ऊपर की तरफ देखा, उसका उल्टा चेहरा नजर आया। मैं अब देख पा रहा था, उसका चेहरा उल्टा इसलिए था क्योंकि वो मेरे कंधे पर बैठी हुई थी। मुझे ऊपर से देख रही तो उल्टा चेहरा ही नजर आएगा ना। मैं घबराया, भागा, कंधे पर हाथ मारे, लेकिन कंधे पर हाथ मारने पर महसूस नहीं हो रहा कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हो। लेकिन जैसे ही नजरें ऊपर की तरफ होती, मुझे उसकी टांगें भी अपने कानों के करीब महसूस होने लगती। वो मेरे कंधे पर ही बैठी थी, लेकिन सिर्फ ऊपर चेहरा करने के बाद ही मुझे नजर आती थी। मुस्कुरा रही, ऐसे बातें कर रही जैसे वो मेरा नुकसान करना चाहती हो। और मैं चीखता चीखता हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और उसने भी एक हल्की सी आवाज़ में मुझे सांत्वना देने की कोशिश की, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। आखिर तुम्हें मारकर मैं कहाँ जाऊंगी?
तुम बेवजह ही डरे हुए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। कुछ उसकी बातों ने मेरे अंदर का डर खत्म किया तो हिम्मत करके मैंने उससे कहा, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन इसका जवाब उसने दिया, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, ये मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगी, ये भी मैं वादा करती हूँ। मैंने रोते रोते उससे कहा, मुझे वादे निभाने वाली लड़की चाहिए थी, वादे निभाने वाली चुड़ैल नहीं। और इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी ज़िंदगी में जो लिखा है तुम्हें वही मिलता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लिखी हुई थी, इसीलिए तुम्हें मिल गई। आप मुझसे दूर नहीं हो सकते। ज़मीन पर बैठकर मैं रोने लगा था। मुझे लगा था ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसे जैसे मैं रोता वो मुझे चुप करवाने की कोशिश करती और कहती, रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी मुश्किल आएगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बीच बीच में मैं सोचने लगता, एक चुड़ैल मेरी मदद कैसे कर सकती है, ये तो मरी हुई है। मैं बस रोता ही रहा। सुबह होने तक वहीं पर मैं सो चुका था, मुझे पता तक नहीं चला। सुबह उठा, आंखों के सामने जब सूरज की रोशनी पड़ने लगी, घबरा कर मैं ट्रक को ढूंढने लगा। मुझे लगा मैं ट्रक में था, ट्रक में सोया था, ये बाहर कैसे आ गया। जब रात की घटना की मुझे याद आई, उसके बाद मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। सामने मेरा ट्रक खड़ा था। भागकर मैं ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया। फिर मन ही मन मुस्कुरा कर कहने लगा, कितना भयानक सपना आया था। वो सपना था या सच था? सच में मैं उस घर में गया था, वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी। शायद हो सकता है वहां चुड़ैल दिखी हो और बाद में मुझे डरावना सपना आया कि वो मुझसे चिपक चुकी है। भगवान का शुक्र है वो सपना था, निकल गया। मैंने अपने मुंह में ही वो शब्द कहे थे और मेरे कानों में कुछ और शब्द पड़े जो उस लड़की की आवाज में थे। मैं सपना नहीं थी, सपना एक रात के लिए होता है, मैं पूरी जिंदगी के लिए हूं। मैं फिर से रोने लगा। मैंने माफी मांगी, उसको कहा मुझे छोड़कर चली जा, मैं किसी तांत्रिक के पास चला जाऊंगा, बाबा के पास चला जाऊंगा, तड़पा तड़पा कर तुझे मारूंगा। लेकिन वो हंसती ही रही थी। वो कह रही थी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी में मैं बुढ़ापे की तरह आई हूं, जो एक बार तो आता है लेकिन दोबारा जाता कभी नहीं। मैं उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था, शायद धीरे धीरे समझ में आने वाली थी। मैं जो ट्रक में सामान लेकर निकला था ना, सही समय पर मुझे पहुंचाना था, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया है, इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। शायद मुझे नुकसान झेलना पड़ता, तो मुझे लगा बस यह ट्रक का लोड वहाँ उतरवा दूँ, उसके बाद किसी बाबा के पास जाऊँगा। मैं ट्रक को लेकर उस तरफ बढ़ने लगा और वो मेरे सर पर ही बैठी हुई थी। वज़न महसूस नहीं हो रहा। बस जैसे ही मुझे लगता क्या ये सच है या झूठ, मैं नज़रें ऊपर करके देखता, उसका उल्टा चेहरा नजर आता। वो बिल्कुल विक्रम बेताल की कहानी की तरह वो बेताल बनकर मेरे सर से चिपकी हुई। वो मेरे कंधों पर बैठी थी, नज़र नहीं आती, बस ऊपर देखने पर मुझे दिखती थी। रास्ते में एक जगह खाना खाने के लिए भी रुका था, ऊपर देखा था मैंने। उसके बाद मैंने वेटर को कहा था मेरे ऊपर क्या है। वो छत की तरफ देखकर कहने लगा, साहब पंखा है। और क्या देखूं? मैंने कहा ध्यान से देख। वो लड़की मुस्कुराकर कहने लगा, साहब शादी कर लो, शादी नहीं होती तो ऐसे भयानक भयानक नज़ारे दिखने लगते हैं। ऊपर कौन सी लड़की है? मैं समझ गया था वो सिर्फ मुझे नज़र आती है, किसी और को नज़र नहीं आती। और पहले पहले मुझे लगा ऐसा तो नहीं मुझे कोई दिमागी बीमारी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही, इसीलिए मेरा दिमाग ये भ्रम पैदा कर रहा है कि एक चुड़ैल मुझसे चिपकी है, सर पर बैठी है, किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ मुझे नज़र आती है। उसके बाद अब वो सिर्फ नज़र ही नहीं आती थी, सिर्फ बातें ही नहीं करती थी, बल्कि जिद भी करने लगी थी। वो कहने लगी, ऐसा कर टिक्का मंगवा, पनीर टिक्का। मैं उसको कहने लगा, तू खाएगी? उसने कहा नहीं, तू खाएगा, पनीर खाना चाहिए, उससे सेहत तगड़ी होती है, मैं तुम्हें अच्छा खासा हट्टा कट्टा बना दूंगी। मैंने कहा मैं नहीं खाने वाला पनीर, यहाँ पनीर की सब्ज़ी महंगी होती है। उसने कहा मंगवा पनीर। मैंने कहा नहीं। उसने कहा मंगवा पनीर। मैंने कहा नहीं। उसके बाद वो मेरे कान खाती ही रही। मैं पागलों की तरह हरकतें करने लगा था।
उसे चुप करवाने के लिए बार बार अपने कानों पर हाथ रखता, ऊपर की तरफ हाथ घुमाकर कहने लगता, चुप कर जा, चुप कर जा। जैसे ही वेटर मेरे करीब आता, मैं मच्छर मारने का दिखावा करने लगता। वो कहता, साहब अंदर मच्छर नहीं है, आपको क्या नज़र आ रहा है। अब वो मुझे पागल समझने लगा था, लेकिन वो जो चुड़ैल थी ना, वो सिर्फ पनीर की ही जिद नहीं कर रही, वो कह रही एक रोटी ज़्यादा खाओ। उसकी जिद पूरी करने के लिए मैंने 2 रोटियां ज़्यादा खाई थी। फिर वो खुश हो गई। उसके बाद वो कहने लगी, ये वेटर को कम पैसे देना, कहना सामान खराब था, सही नहीं था। मैंने कहा, सब कुछ अच्छा होता है इसका, कई बार इस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ, यहाँ कई बार रुक चुका हूँ। उसने कहा, कम पैसे दे। मैंने कहा, नहीं, मैं तो पूरे दूंगा। वो मुझे तंग करने लगी थी। वहाँ मैं पूरे रुपए देकर आया था। वो ऐसी ऐसी जिद करती जिसे मैं पूरा थोड़े ना कर सकता था। ये चुड़ैल आगे मुझे बहुत परेशान करने वाली है, ये मैं जानता था, लेकिन कितना परेशान करेगी ये नहीं जानता था। वो मुझे पता लगने वाला था। वो एक दिन का सफ़र उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था। मैं जहाँ पर भी रुकता, उसकी आवाज़ें मुझे परेशान करने लगती। वो ऐसे तंग करती कि ये कर, वो कर, जो मैं करना नहीं चाहता था वो मुझसे वो करवाना चाहती थी। इसे झांपड़ मार, पीट दे इसे, ये तुझे तंग कर रहा है, वो तुझे घूर रहा है, ऐसा कर, ट्रक मार उस गाड़ी पर, उड़ा दे उस गाड़ी को। वो मेरे कानों में ऐसे आवाज़ करती, मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर कंट्रोल खोने का असर दिखने लगा था। वो मेरी उंगलियां अपने आप हिलाया करती थी। वो मेरी उंगलियों से मुझे इशारे कर सकती थी। वो कहती थी, ये देखो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, एहसास करो उस प्रेम का। मैं एक चुड़ैल के हाथ को अपने हाथ में रखकर कैसे प्रेम का एहसास कर सकता था। मुझे उसका हाथ नज़र नहीं आता, जैसे उसका हाथ मेरे शरीर के अंदर से मेरी उंगलियों तक पहुंचा हुआ होता। जब मैं सामान को वहां पर डिलीवर कर रहा था, सारा सामान वहां से निकाला जा रहा था। अमूमन ट्रक से मैं सामान निकाला नहीं करता था, बाकी लोग वहां काम करने वाले सामान निकाला करते, मैं थोड़ी सी मदद किया करता। वो चुड़ैल कह रही, निकालो सामान को, तुम तो आसानी से निकाल सकते हो, ये निकम्मे हैं, इनके शरीर में ज़रा भी शक्ति नहीं है। मैंने कहा, इतने बड़े बड़े बक्से, इनका वज़न 80 से 90 किलो होगा, 2 लोग लगेंगे, मैं थोड़े ना सर पर उठाकर निकाल सकता हूँ। उस चुड़ैल ने कहा, निकाल सकते हो, मैं मदद करूँगी। मुझे उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। चुड़ैलें आपको मारने की कोशिश करती हैं, ये भी मुझे उस बक्से के नीचे दबवाकर मारने की कोशिश करेगी। मैं हंसने लगा था। मारना चाहती है ना मुझे, मारना चाहती है ना इस बक्से के नीचे डालकर। वो कहने लगी, मारना चाहती हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मारना होता तो पहले ही मार देती। जब रात के वक्त तुम ट्रक चला रहे थे, 2 बार आंखें बंद हुई थी तुम्हारी, तुम्हें याद तक नहीं होगा। मैंने ट्रक को संभाला था, कई गाड़ियां निकल कर चली गई। समय का ध्यान रखा करो, कितने समय सो गए थे, मैंने ही तो ट्रक चलाया था। मैं घबरा गया, मुझे कई बार जैसे छोटी छोटी नींद का एहसास तो हुआ था। अमूमन ऐसे हल्की हल्की नींद आ जाती है, लेकिन आंखें खोलकर रखता हूँ पूरी रात में। कल भी हल्के हल्के झटके लगे थे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर उसने मेरी पीठ पर धक्का दिया था, किसी को वो नज़र नहीं आ रही, मैं सिर्फ अकेला उसे देख पा रहा। वो 80 से 90 किलो वाला बक्सा मैंने सर पर उठाकर जो पीछे वाली जगह पर रखा। वहाँ काम करने वाले 30 लोग जिनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, वो सब पूछ रहे, भाई खाता क्या है, कितना पतला सा तो शरीर है, लेकिन इतना वजन अपनी एक बाजू से तूने उस बक्से को उठाया कैसे? मैं उन्हें कैसे जवाब देता? मैं उस वजन को महसूस नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा जैसे बड़ा हल्का सा बक्सा 4-5 किलो का मैंने सर पर उठाया हो। वहाँ 30 बक्से उठाकर रखे थे मैंने, वो 30 के 30 लोग कोने में खड़े मुझे देखे जा रहे। 15 मिनट में मैंने वो बक्से वहाँ पर रख दिए। जिस काम को करने के लिए इतने सारे लोग आधा घंटा लगाते, मैंने 10 से 12 मिनट में वो काम कर दिया था। वापस आते वक्त ट्रक खाली था, आसानी से चलाया जा सकता था। जब ट्रक में सामान होता है ना, पूरा का पूरा ट्रक काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ब्रेक लगाओ भी तो ट्रक आसानी से रुकता नहीं। खाली ट्रक को चलाना किसी गाड़ी को चलाने जैसा ही होता है। आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ब्रेक भी बड़ी आसानी से लग जाती है।
खाली सुनसान रास्तों में बड़ी तेजी से निकल सकते हैं, सफ़र छोटा सा हो जाता है। वापस आते वक्त मैं उन्हीं रास्तों से गुजर रहा था और वो चुड़ैल मुझसे बातें कर रही। मैं मन में सोचे हुए था, किसी तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा, इससे पीछा ज़रूर छुड़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे बनकर रहूंगा जैसे इसका दोस्त हूं, ताकि इसे भी मुझ पर शक ना हो। ऐसा ना हो ये चुड़ैल मुझे नोच नोच कर मार डाले, बस दोस्त बनकर रहूंगा। वो चुड़ैल मुझसे बातें करती जा रही, जैसे मेरे दिमाग को बदलने की कोशिश कर रही और कह रही, तुम ज़्यादा अच्छे बनकर मत रहा करो, दुनिया बहुत कमीनी है, गुस्सा दिखाया करो गुस्सा। वो जो सामान का मालिक था वो कह रहा मैं इतने ही पैसे दूंगा, तुम कहते उससे मैं ज़्यादा लूंगा, ऐसे इतने कम में मैं काम नहीं कर सकता, जितने में बात हुई है उतने तो दो, बाकी टिप देनी है तो अलग से दे दो। लेकिन उसने तुम्हें 1000 कम दिए हैं। मैं उसको कह रहा, अब क्या कह सकते हैं, कई बार मालिक ऐसे कम देते हैं, कोई घंटा 2 घंटा लेट हो जाओ तो कम रुपए देते हैं। उसने कहा कैसे कम देते हैं, हक की कमाई नहीं छोड़नी है, घुमाओ ट्रक, सीधा उसके वो बड़े से स्टोरेज हाउस में घुसा डालो ट्रक, कर दो नुकसान उसका। मैंने कहा ओ उसका नुकसान तो कर दूंगा, मेरा ट्रक टूटेगा। उसने कहा वो भी उससे लेना, सारे के सारे रुपए उससे लेना, जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करना। मैंने हाथ जोड़ दिए, देख मुझे माफ़ कर दे, ये काम मैं नहीं करने वाला। बड़ी मुश्किल से समझाया था उसे, वो मुझे भड़काए जा रही। रास्ते में आते वक्त उसे कई बातों पर गुस्सा था कि मैं ये बहुत करता हूँ, ऐसी बातें बहुत करता हूँ, ट्रक सही से नहीं चलाता। वो तो ऐसे मेरी सुरक्षा की बातें कर रही जैसे मेरी उससे शादी ही हो गई हो। वो मेरी पत्नी की तरह मुझ पर हक जता रही थी। साफ कपड़े पहनो, लड़की की तरफ मत देखो, नजरें कहाँ जा रही हैं। अब मैं कई बार ट्रक चलाते चलाते सड़क पर कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो देखने की कोशिश करता हूँ। अब जिंदगी में कोई लड़की ना लिखी हो, देखने में कोई नुकसान थोड़े ना है, लेकिन वो मेरे सर को पकड़कर सीधा कर देती। लड़की की तरफ क्यों देख रहा है, तो लड़कियों को बहुत झांकता है, मैं मिल तो गई हूँ, अब और कौन सी लड़की चाहिए तुझे। एक ऐसे ही शहर के बाजार से जब मैं ट्रक को निकाल रहा था, वो चुड़ैल का दिमाग पता नहीं किस चीज से जैसे घूम सा गया। मैं तो वो नवविवाहित जोड़े की तरफ देख रहा था, वो बाइक पर एक दूसरे से चिपके हुए बातें करते हुए जा रहे। मैं उन्हें देख रहा था, काश मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की इस तरह की होती, ये मैंने अपने दिमाग में सोचा था। लेकिन वो चुड़ैल को जैसे ये पता लग गया हो, वो चिढ़ने लगी। देखो कैसे जा रहे हैं, चिपके चिपके, इन्हें शर्म नहीं है, लोग इन्हें देख रहे हैं, अपनी जिंदगी जीनी है तो घर में जियो, लोगों के सामने प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। घुमाओ ट्रक, मारो जरा सी टक्कर मारो, वो आगे वो बड़ा सा नाला है ना, गिरा दो उसमें, डूब कर मर जाएंगे। मैं उसको कह रहा, देख तेरा दिमाग तो नहीं खराब, मैं टक्कर मारूंगा, मैं फंसूंगा, पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, बदला तो ले लोगे ना, किस तरह से चिपके हैं, समाज को ठीक करना ये तुम्हारा काम है, कर दो समाज को ठीक। देखो वो पप्पियां ले रहे हैं, मारो टक्कर। मैंने ट्रक वहां कितनी मुश्किल से निकाला मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरी उंगलियों को हिला सकती थी, हल्के हल्के हाथों को झटका दे सकती थी। वो मेरे ट्रक को खींचकर वो बाइक वाले के पास ले जाने की कोशिश कर रही। मैंने जल्दी से दूसरी तरफ किया और ट्रक की स्पीड देकर मैं उस बाइक से काफ़ी दूर निकल आया। फिर वो चुड़ैल मुझे कह रही, घुमा लो ट्रक पीछे की तरफ, काम अधूरा रह गया। मैं उसको कहकर बड़ी मुश्किल से निकला था, वो खुद ब खुद मरेंगे, भगवान देखेगा। उसने कहा भगवान नहीं कुछ करता, हमें इसीलिए तो बनाया है, ये काम हमें करने पड़ते हैं। मैं घर जब पहुंचा मुझे ऐसा लग रहा था मैं बाल बचा हूँ। दोबारा ट्रक पर जाने से पहले मुझे इस मुसीबत को दूर करना होगा, वरना ऐसा ना हो अगले टूर पर मैं निकलूं और वापस घर ही ना पहुंच पाऊं। उससे पहले या तो मैं ऊपर निकल लूं या किसी जेल में बंद हो जाऊं। जब मैं घर पहुंचा था मैंने माँ को कहा था, माँ खाना बना दो, घर का खाना खाना है। बड़ी मजबूरी में मैंने कहा था। उसके बाद माँ मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आई। वो चुड़ैल बार बार मेरे कान में कहे जा रही थी, तुम मेरे पति के समान ही हो तो ये मेरी सासू माँ हुई ना, पाँव पड़ जाऊं पाँव, अपनी सासू माँ के साथ कुछ समय बिताऊं। मैंने कहा नहीं मेरे साथ रहना,
मेरी माँ के पास मत जाना। उसने जब मेरी माँ ने वो सब्जी की प्लेट मेरे सामने रखी थी ना, घूम कर मेरी माँ रसोई की तरफ जा रही, और उस चुड़ैल ने मेरे कंधे से उतरकर मुझे साफ साफ दिखा मेरी माँ का पैर पकड़ लिया था। मेरी माँ का सर आगे वाली स्लैब में टकराया और सर पर चोट लगी। वो चुड़ैल उड़कर फिर से मेरे कंधे पर बैठ गई और कहने लगी। मैंने सासू माँ के पैर छू लिए। उसने बस पैर छुए थे, मेरी माँ के सर के ऊपर इतना बड़ा निशान बना दिया। तब मुझे लग रहा था ये बड़ी चालाक चुड़ैल है, नुकसान तो कर रही है, जैसे मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही है। मुझे ध्यान रखना होगा। उसने पूरा दिन ऐसी ऐसी कोशिशें की, मुझे भड़काया। माँ को बोल नमक ज़्यादा डालना है। मैं माँ को कहने लगा माँ सब्जी में नमक कम है। माँ ने कहा ठीक तो है। वो चुड़ैल बार बार कहने लगी सासू माँ को कहो नमक ज़्यादा डाले, सासू माँ को कहो नमक ज़्यादा डाले। नमक ज़्यादा होगा तो खून गाढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा तो तुम और लाल लाल से नजर आओगे। तुम्हारी माँ को समझ नहीं आ रहा, घुसा दूं, चाकू घुसा दूं। हब पकड़ो उस चाकू को। मेरा हाथ अपने आप चाकू की तरफ जा रहा, मैंने खुद अपने हाथ को संभाला। वो चुड़ैल कह रही ये चाकू माँ के पेट में घुसा दो, खून निकलेगा, माँ को पता चलेगा खून का रंग लाल होता है, तुम्हारा रंग उतना लाल नहीं है, तुम्हारा रंग लाल तब होगा जब तुम नमक ज़्यादा खाओगे। मैं घर से भाग निकला था, मुझे लगा वो चुड़ैल मेरे साथ रहेगी, मेरी माँ मारी जाएगी या मेरे पिता मारे जाएंगे, या वो मुझे मार डालेगी, मुझे किसी बाबा के पास जाना होगा। मैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर ही वहाँ से भागा था। मैं एक ऐसे तांत्रिक के पास पहुँचना चाहता था जो मेरी मदद कर पाए। जैसे ही मैं उस तांत्रिक की उस खास जगह पर जाने की कोशिश कर रहा, वो चुड़ैल मेरे कान में कह रही यहाँ मत जाओ, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा, लूटेगा बहुत तुम्हें, ऐसे तांत्रिक ढोंगी होते हैं। वो मुझे बार बार डराए जा रही। लेकिन अब मैं समझ गया था जिस चीज़ को ये मना कर रही है ना, वो काम करूँगा तो सही रहूँगा। मैं उस जगह घुस गया। वो चुड़ैल की आवाज़ें आना बिल्कुल बंद, जैसे मुझसे दूर हो गई हो। मुझे लगा ये तांत्रिक शक्तिशाली होगा। मैं उस तांत्रिक के पांव पड़कर कहने लगा मुझे बचाओ, चुड़ैल ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया है, मुझे बचाओ। और वो तांत्रिक कहने लगा कोई बात नहीं, डर क्यों रहे हो, तुम्हारे घर से वो चुड़ैल को मैं दूर कर दूंगा। मैंने कहा घर में नहीं है चुड़ैल, मेरे कंधे पर है, बिल्कुल विक्रम बेताल की तरह वो वेताल बनकर मेरे कंधे से चिपकी हुई है। तब वो तांत्रिक कहने लगा कंधे पर, मुझे तो नजर नहीं आ रही, महसूस भी नहीं हो रही, एक मिनट देखने की कोशिश करता हूँ। तभी उसने वो झाड़ फूंक की वो लाल रंग की फूलों की माला मेरे गले में पहनाई, मुझे एक गोले में बिठाया और फिर वो तांत्रिक कहने लगा चुड़ैल तो है नहीं तुम्हारे पास, आसपास मैं चुड़ैल को महसूस कर सकता हूँ। उसने कहा तुम्हारे पास चुड़ैल नहीं है, और मैंने जवाब दिया मुझे कानों में आवाज़ सुनाई देती है, अभी आपकी इस जगह के अंदर आने के बाद ही वो आवाज़ बंद हुई है। वो तांत्रिक अपनी उस खास जगह से मुझे बाहर लेकर गया और फिर कहने लगा आ रही है आवाज़। मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो चुड़ैल कह रही इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हें मार देगा, इससे दूर हो जाओ। मैंने तांत्रिक को कहा आ रही आवाज़, आ रही है। तब वो तांत्रिक हैरान होकर मेरी आंखों की तरफ देख रहा और कह रहा पागल वागल तो नहीं हो ना, मुझे कोई भी चुड़ैल अगर आपके शरीर के आसपास हो आसानी से महसूस हो जाती है, तुम्हारे आसपास कोई चुड़ैल नहीं है, कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तुम्हें, कौन सी? मैंने उसको कहा वो चुड़ैल ने मुझ पर कब्जा कर रखा है, मेरी उंगलियों का इस्तेमाल करती है, बहुत कुछ करने को कह देती है। तांत्रिक मानने का नाम नहीं ले रहा और मैं ऐसा मजबूर हो गया। मैं उसको कह रहा मेरी मदद करो, वो मेरी माँ को मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। वो तांत्रिक मेरी आंखों की तरफ देख रहा था। कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, या तो तू पागल है, लेकिन अगर पागल होता तो ऐसे बातें नहीं करता, महसूस कर पा रहा हूँ, है तू परेशान ही। तभी मैं ऊपर की तरफ देख रहा और मुझे वो चुड़ैल हंसती हुई साफ सुनाई दी। मैं तांत्रिक को कहने लगा कंधे पर चुड़ैल है, मेरे कंधे पर चुड़ैल। उस तांत्रिक को नजर नहीं आ रही और वो बार बार अपने वो मंत्र बोल रहा, अपने वो पाउडर को मेरे माथे पर रगड़ रहा, लेकिन उसे कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा। फिर उस चुड़ैल ने मुझे बहुत बहकाया, भाग जा यहाँ से।
मैं नहीं भागा और फिर वो चुड़ैल मुझ पर कंट्रोल करने लगी। उसने मेरी उंगलियों पर कंट्रोल किया और मैंने भी अपनी बाजुओं को ढीला छोड़ दिया। उसने अपने हाथों से वो तांत्रिक का गला घोंटने की कोशिश की और वो तांत्रिक अपने उस इलाके के अंदर भागा और मुझे कहने लगा, आजा अंदर, आजा अंदर। मैं पाँव नहीं रख पा रहा था अंदर। वो चुड़ैल मेरे शरीर को पीछे की तरफ खींच रही, मुझे खींचकर ऐसे ले जा रही जैसे मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। तब उस तांत्रिक ने मेरे पाँव में रस्सी बांधकर मुझे खींचकर अपनी उस जगह के अंदर लाने की कोशिश की। मैं हवा में लटक रहा और वो तांत्रिक भी हैरान। टांगे मेरी खींच रखी थी उस तांत्रिक ने, तो उस तरफ से मैं हवा में लटक रहा। पीछे तो कोई नहीं था ना तांत्रिक के अनुसार। मैं दूसरी तरफ से भी हवा में लटक रहा। खींचतान चल रही थी और मुझे वो तांत्रिक खींचकर वो अपनी खास जगह के अंदर ले गया। वहाँ ज़मीन पर गिरा। मैं रोते रोते कहने लगा, मुझे बचा लो, ये मार डालेगी। और तांत्रिक भी हैरान, तेरे शरीर के आसपास चुड़ैल नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या था जो तुझे खींच भी पा रहा था और मैं देख भी नहीं सकता? ऐसी कौन सी शक्ति आ गई चुड़ैल की जो मेरी समझ से भी परे है? चल चल मेरे साथ अंदर। पहले तो मुझे बता, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये कैसी शक्ति है जो मेरी समझ में नहीं आ रही? मैंने पूरी बात बताई, कैसे मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने लड़कियां ढूंढने की कोशिश की। मैं इतना तरसा हूँ, हर नव विवाहित लड़की की तरफ देखता हूँ जैसे काश ये मेरी बीवी होती। उसी तरह मैं बस लघु शंका करने के लिए उस पेड़ पर रुका था। ऊपर दिखी ये लड़की, ये चुड़ैल ही थी, खूबसूरत बनकर नीचे आई। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, एक मंजिल से साड़ी पहनकर कोई लड़की कैसे छलांग लगा सकती है। ये छलांग लगाकर, जमीन पर लिपटकर, सर पर मिट्टी लगाकर मेरे सामने खड़ी हो गई, मुस्कुराकर कहने लगी थी, तुम अच्छे हो। तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों के ऊपर जवानी का वो आखिरी पर्दा पड़ा हुआ था जो कह रहा था, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, साधारण लड़की ही है मेरी तरह। वो मुझे घर के अंदर लेकर गई थी और उसके बाद मैं खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। तब से मेरे पीछे पड़ी है। तब वो तांत्रिक सोच रहा, खिड़की से भाग आए, उसके बाद भी पीछे पड़ी है, नजर नहीं आ रही। ताला, क्या उसने किसी ताले का इस्तेमाल किया? मैंने कहा, ताला? ताले का इस्तेमाल वो तो दरवाजे पर लगाया ना। उसने कहा, लगाया? दरवाजे पर ताला लगा डाला उसने, तूने रोका नहीं? मैंने कहा, मैंने रोका नहीं, मुझे लगा ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात है। लड़की घर में बुला रही है, ताला लगा रही है, उसके घर वाले भी घर में नहीं है। तब वो तांत्रिक मेरे गले को पकड़कर कहने लगा, ओ हवशी इंसान, कोई लड़की इतनी आसानी से पट जाए, घर के अंदर ले जाए तो महसूस कर सकते हो, ताला कभी किसी को लगाने नहीं दिया जाता। वो तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को उस घर के अंदर लेकर गई थी। ताला लगा दिया उसने, तो अपने शरीर को उस खिड़की से बाहर निकाल पाया, लेकिन तेरी आत्मा उस घर में ही कैद है। इसीलिए वो उस आत्मा से जो करती है तुझे सुनाई देता है। वो तेरी आत्मा को कैद करके उसके कंधे पर बैठी हुई है, तुझसे बातें करती है अपने प्रेमी की तरह, अपने पति की तरह। और जब तक तू आत्मा को उस घर से नहीं छुड़ाता, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ढूंढ ले जिस साधु को ढूंढना है, ढूंढ ले जिस तांत्रिक को ढूंढना है, तेरी आत्मा वो कैद करे रखेगी और धीरे धीरे तुझे अपना बना लेगी। दो आत्माएं एक जान बन जाएगी, हमेशा के लिए तू उसका हो जाएगा। तू भी चुड़ैल का हिस्सा बनेगा। ये ऐसी चुड़ैल है। मैंने कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आप बचा लो। उसने कहा, तुझे कोई और नहीं, तुझे खुद तू ही बचा सकता है। ताला खोलना होगा तुझे, ताला, तुझे उसी जगह जाना होगा। दरवाज़ा बंद मिलेगा, खिड़की खुली मिलेगी। अपने शरीर को उस खिड़की से अंदर लेकर जाना, उसी जगह जहाँ पर तुझे तेरी आत्मा नजर आए वहाँ बैठना। तब वो चुड़ैल तेरे कंधे पर होगी, लेकिन तेरी आत्मा तेरे शरीर में। बाहर निकलना तो खिड़की से नहीं, ताला खोलकर दरवाजे से निकलना। मैंने उस बाबा को कहा था, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ चलिए। तब उस बाबा ने कहा, मैं साथ क्यों जाऊं? जब उस लड़की के घर की तरफ जा रहा था तब बाबा की याद आई थी। जब तुझे सपने दिख रहे थे तेरी नई नई शादी होगी, वो लड़की बड़ी खूबसूरत है, तब बाबा की याद आई थी। अब आत्मा कैद है तो बाबा की याद आ रही है।
जाना तुझे खुद होगा, मैं उस मुसीबत में नहीं फंस सकता, तुझे खुद वो ताला खोलना होगा। मैं रोने लगा था। मैं उसके पांव पड़ के उसको कह रहा मेरी मदद करो, वो बाबा मान नहीं रहा। वो तांत्रिक मेरी मदद नहीं करना चाहता था। रो रो कर मेरा बुरा हाल। ऊपर से कानों में हल्की हल्की आवाज, ताला खोलेगा, ताला नहीं खुलने वाला। वो चुड़ैल की आवाज़ें मुझे परेशान कर रही और मुझे लगा मैं मारा जाऊंगा। वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। जब मैं वहां जाऊंगा वो मुझे कैद कर लेगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं उस तांत्रिक से मदद मांगता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। उसने मदद नहीं की। उसने कहा कोई और तांत्रिक मिल जाए तो उसकी मदद ले लेना। मैं और तांत्रिक को कैसे ढूंढता? मैं उस शमशान घाट में गया जहां पर कई तांत्रिक थे, कोई मदद करने को तैयार नहीं। लेकिन वहां पर एक लड़की मिली मुझे। दिखने में ठीक ठाक ही थी, खोपड़ी के साथ खेल रही, खोपड़ी में पानी डालकर पिया करती थी। घिन आ रही थी मुझे उससे, लेकिन सिर्फ वो इकलौती थी जो मेरी मदद करना चाहती थी। उसे जैसे मेरी मजबूरी अपनी मजबूरी लगी। उसकी भी शादी नहीं हुई थी। जब वो 37 साल की थी तब तक उसकी शादी नहीं हुई, इसीलिए वो एक तांत्रिक बन गई। वो लोगों की मुसीबतों को दूर करने लगी और मेरी उम्र भी इस समय 40-41 साल थी। उसकी उम्र भी 40-41 साल थी। हम दोनों की उम्र लगभग एक बराबर, और वो मेरी मदद करने के लिए मान गई। जैसे ही उस जगह से मैं बाहर निकला था, वो चुड़ैल मेरे कान खा रही, मार दे से, ये तांत्रिक तेरी जान ले लेगी, ये तेरे पीछे पड़ जाएगी, ये मुझे कलमुही लग रही है, ये तेरे पीछे पड़ जाएगी, तुझे भी खोपड़ी से बना बना कर खाना खिलाएगी, तेरा दिमाग खराब कर देगी। और मुस्कुरा रही वो तांत्रिक, वो भी कह रही चुड़ैल की बातें मत सुन, वो तुझे बहकाएगी, तुझे मरने पर मजबूर कर देगी। मैं उस तांत्रिक को लेकर वो ट्रक में उस जगह पर पहुंचा था। लगभग 1 दिन का सफर करके उससे भी मैं बातें कर रहा। वो लड़की ने भी अपनी मजबूरियां गिनाई थी, कैसे कई लड़के उस पर गंदी नजर रखते थे, इसीलिए वो उन्हें पीट दिया करती थी। उसके घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे, उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन सब लोग जिस इलाके में वो थी दहेज मांगा करते थे। दिखने में वो ठीक ठाक ही थी, बाकियों को उससे अच्छी लड़की मिल रही, इसीलिए उसको कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। जब हम उस जगह पहुंचे, वो घर के अंदर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल, ऊपर से वो चुड़ैल मेरे शरीर पर इतना कब्जा कर चुकी कि मैं उस तांत्रिक से लड़ने लगता। हम दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ कर नोचने लगते, लेकिन वो लड़की अच्छी थी, समझ पा रही थी कि मैं नहीं हूं जो उस पर वार कर रहा हूं, वो चुड़ैल है। इसीलिए मुझे भी वो लड़की समझकर ऐसे नाखून खरोंचती मेरे चेहरे पर, ऐसे बालों को नोचती जैसे वो चुड़ैल को सबक सिखाना चाहती हो। अंत में वो घर के करीब पहुंचते ही मैं खिड़की से छलांग लगाकर अंदर चला गया, लेकिन वो चुड़ैल कमीनी थी, वो तांत्रिक अंदर नहीं आ पाई। उस चुड़ैल ने खिड़की बंद कर दी और मैं खिड़की भी नहीं खोल पा रहा। हंसने लगी वो चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगा, अब तू मेरा हो जाएगा। उस दिन तू भाग गया, हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात तूने मिस कर दी, अब तू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मुझे उस कुर्सी पर बिठाया जहां मेरी आत्मा धुंधली धुंधली सी दिख रही। मेरी आत्मा मेरे शरीर में आई तो वो भी मेरे कंधों से उतर गई, सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, अब तू मेरा है, हो जा मेरा, हो जा मेरा। मैं आवाज़ें लगा रहा उस तांत्रिका को, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ये मुझे मार डालेगी। वो चुड़ैल हंस रही और कह रही, वो कहाँ से आएगी, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, कहीं से नहीं आ सकती। और कहते हैं जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो ऊपर वाला छत फाड़ कर रास्ता बना देता है। वो तांत्रिका ने छत फाड़ कर रास्ता बना दिया था। छत को फाड़ कर ऐसे छलांग लगाकर वो बैठ गई उस चुड़ैल के कंधे पर। इस जगह वो चुड़ैल जैसे एक शरीर में थी और तांत्रिका उसके कंधे पर बैठकर उसके सर पर मंत्र पढ़ती पढ़ती उसे जलाती जा रही और कह रही, खोल ताला, खोल ताला, तू ताला खोल। मैं ताला खोलने गया, मैंने कहा मेरे पास चाबी नहीं है। उसने कहा इसके लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मन से ताला खोलने की कोशिश कर, भूल जा इस लड़की को, सोच तू इसे नहीं जानता, तू इसे नफरत करता है, ये लड़की नहीं कोई लड़का है, समझ ले तू नफरत करना चाहता है। मैं वो चुड़ैल से नफरत नहीं कर पा रहा। पता नहीं इतना लंबा समय कुंवारा रहने के बाद किसी लड़की से नफरत कर ही नहीं सकता था।
भले ही वो चुड़ैल थी फिर भी ताला खुल नहीं रहा। फिर मैंने उस तांत्रिका की तरफ देखा। वो चुड़ैल से थोड़ी अच्छी दिखती थी, भले ही इतनी ज़्यादा बाकी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन कह सकते हो चुड़ैल से तो अच्छी दिखती थी। मुझे वो अच्छी लगी तो सामने ताला खुल गया। ताला मैंने फेंका, दरवाज़ा खोला, मैं बाहर। वो तांत्रिका अंदर इस तरह के मंत्र पढ़ रही कि पूरे घर को उसने जला डाला। धज्जियाँ उड़ गई और मुझे लगा वो भी मारी गई। मेरी किस्मत ही झंडू है। पहले मिली चुड़ैल, वो मेरे पीछे पड़ गई। दूसरी मिली तांत्रिका, जिसने खुद को भी उड़ा लिया। मेरी किस्मत में शायद कोई लड़की नहीं लिखी। लेकिन आग की लपटों को चीरती हुई वो तांत्रिका बाहर की तरफ आई थी और छलांगे लगाती लगाती ऐसे आ रही जैसे उसके पांव को पकड़ रही हो वो चुड़ैल। घर की धज्जियां उड़ गई जब उस तांत्रिका ने पैर बाहर रखा था। पूरा घर जला और चुड़ैल के चीखने की आवाज़ें धीरे धीरे मद्धम हो गई। वो खत्म हो गई थी। ट्रक में वापस आते समय मैं उस तांत्रिका से बातें कर रहा। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी ज़िंदगी को उसने सफल बना दिया। वो अपनी ज़िंदगी सुधार नहीं पाई, लेकिन मेरी ज़िंदगी उसने अच्छी कर दी। मुझे ऐसी चुड़ैल के वश से बाहर निकाला। धीरे धीरे उसकी बातों ने मुझ पर जादू करना शुरू कर दिया था। जैसे पहली बार कोई लड़की मिली थी जो दिल की बातें सुन रही, और वो भी जैसे बहुत तरसी हुई थी। मेरी आंखों में ऐसे दिख रही जैसे मैं वो लड़का था जिसे वो हमेशा पाना चाहती थी। एक दिन का सफर था वापस आने का। एक दिन में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और घर आकर जब मैंने माँ को ये बताया, पहले माँ मान नहीं रही थी, लेकिन अंत में माँ करती भी क्या। मेरे लिए कोई और लड़की तो बनी नहीं, शायद यही बनी थी। इस तरह से वो तांत्रिका से मेरी शादी हो गई। अब वो शमशान घाट में वो तंत्र विद्या नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे वो तंत्र विद्याएं पसंद है जो वो घर में करती रहती है। मेरा घर बस चुका है, मेरी शादी हो चुकी है और उसे देखकर मुझे हर बार बहुत ज़्यादा खुशी होती रहती है। और ट्रक पर वो सफ़र कितना भयानक था, जिसे याद करके मैं डरता भी हूँ, लेकिन मन ही मन मुस्कुराता भी हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कभी प्यार नहीं मिला, और जब 40 साल का हुआ ये भयानक घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे मेरा प्यार मिल गया, भले ही एक चुड़ैल उसका ज़रिया बनी। अब घर में रौनक लगी ही रहती है। वो तांत्रिका जब खाना बनाती है, आग नीचे जलाई नहीं होती, वो भस्म से आग निकालती है और उससे सब्जी को पकाती है। भले ही मुंह में थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है।